कि आप जो हैं वो अपने लोगों से जुड़ करके कितने हैं और उनका स्नेह आपको कितना मिल रहा है, क्योंकि उनका जो आशीर्वाद होता है, उनका जो लाड होता है, वो अलग तरीके का व्यक्ति के जीवन में एक प्रभाव पैदा करता है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आसाम गुवाहाटी से एक कुंडली लेकर के आया हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखा करिए। NAKULPARASHARA इस नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ ज्योतिषी लक्ष्य नाम से आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। ये कुंडली श्रीमन जी हैं, ये भगवान मार्गशीर्ष माह और कार्तिक माह के जन्मे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल निकट आकर के बैठ जाइए और चुपचाप सब चीज छोड़ करके चुपचाप यहाँ देखा करिए। ऐसी स्थिति में कि भगवान ने बात कही है हर बार कि मैं मार्गशीर्ष माह में ही हूं, मैं माहों में मार्गशीर्ष माह ही हूं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास सकारात्मक भाव ज्यादा अच्छे रहें। और कार्तिक माह के जन्मे होने के कारण कई बार व्यक्ति को झूठा जो है वो आरोप प्रत्यारोप के दौर से, झूठे आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजरने पड़ते हैं जीवन में। कई बार यह स्थिति भी बनती है। दक्षिणायन में जन्मे होने से शुभ ग्रहों का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाए, पाप ग्रहों का थोड़ा बढ़ जाए, चंद्रमा यहाँ पे बलवान हो जाएंगे। और दक्षिणायन में जन्मे होने से आपको अब यहाँ पे जातक को बूस्ट करने की आवश्यकता होगी। उसको ढाढ़स, उसको साहस, उसको पराक्रमी, उसको बलवान बनाने की स्थिति गार्जियन पे भारित रहेगी। प्रेमी किस्म का जातक होगा, प्रेम से सब कुछ कर लेगा। वैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है, जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं, पर यहाँ पे प्रेम की अधिकता है। मतलब वो लबालब जो गगरी है वो भरी हुई है। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं और कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा जब शुभग्रह हो जाएंगे तो नौकरी के योग कई गुना बढ़ जाएंगे। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है वो कई तरीके से धन न कमा करके एक बंधी हुई आय कमा लेता है। बंधी हुई आय उसको मिलती रहती है, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से एक लिमिटेड जो है वो एक कम से कम आय उसकी बनती रहती है कि मुझे इतना मिल जाता है या मैं इतना कमा लूंगा। और यहाँ पे व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति का इमोशन, व्यक्ति जो है वो उसका इम्यून सिस्टम, ये सारी चीजें उसके कंट्रोल में होती हैं। उस पर किसी भी तरीके का कोई बाहरी दबाव काम नहीं करता है। मतलब ये चंद्रमा शुभग्रह हैं और वो अच्छे परिणाम देने वाले हैं। क्लियर है? व्यक्ति का जन्म शुक्रवार को हुआ है, इस कारण से भोग और लिप्सा ये बनी रहे। प्रामाणिकता सिद्ध करता है कि वो ठीक है, वो सही है और अच्छा है। व्यवहार बहुत बढ़िया, कुशलता बहुत अच्छी और साथ ही साथ अंतर्मुखी प्रवृत्ति का ना हो करके कई बार प्रेम को प्रकट करने वाला हो जाता है, सामने से बोल देने वाला होता है। हालांकि इसमें थोड़े से डर के और संकोच के पर्यावरण भी देखने को मिल सकते हैं, पर वो थोड़े कमजोर हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति सरकार से जुड़ करके, स्वयं सरकार के पास बैठ करके सरकार के लिए रणनीति तैयार करने वाला, कागज पे काम करने वाला और कागजी कार्रवाई करने वाला होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति कई बार दूसरों के लिए नियमबद्ध और नियम का पालन करवाने वाला और साथ ही साथ जो है वो दायर करने वाला होता है। समाज में संदेश फैलाने का काम करता है। गुरुवत होता है। पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति गुरु होते हैं। संज्ञान लेने वाला होता है, अधिकार संपन्न होता है, कलम की ताकत मौजूद और मजबूती से उसके पास होती है। शुक्ल पक्ष के बालवकरण और शुक्ल योग में जन्मे होने से यहाँ पे जातक के जीवन में शुभता रहेगी। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण दाम्पत्य खराब नहीं हो, सबके साथ संतुलन बना करके रखता है। ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण व्यक्ति के पास सामान्यतया सात्विक नेचर रहे और दैवीय प्रकोपों का प्रभाव ज्यादा, मतलब प्रकोप नहीं, उसको दैवीय प्रभाव कह सकते हैं। व्यक्ति दैवीय प्रभावों से युक्त होता है। कहीं ना कहीं उसके शरीर में, उसके व्यवहार में, उसके पूर्व जन्म के प्रभावों में, उसके इस जन्म के प्रभाव में, उसके माता पिता के व्यवहार में कुछ न कुछ ऐसा प्रभाव रहता है जो उसको, उसके मार्ग को सही और बिल्कुल स्पष्ट करते जाते हैं। चाहे व्यक्ति के पिता से उसका सहयोग हो, चाहे व्यक्ति के माता से उसका सहयोग हो, ये दोनों उसको मिलते रहते हैं। मीन लग्न की कुंडली थोड़ी दुखी होती है
और वो स्वयं से ही दुखी होता है, उसको कोई और दुखी नहीं कर सकता। यहाँ पे मीन लग्न की कुंडली जो 12वें भाव के की राशि है, लग्न में बनी, लग्न में ही शनि राहु केतु का प्रभाव है और मंगल का भी प्रभाव होगा। मतलब लग्न पे शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, मंगल की 8वीं दृष्टि, मंगल की 7वीं यहाँ और 8वीं दृष्टि, यानी कि पापक ग्रहों का प्रभाव लग्न पे ज्यादा और किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव लग्न पे नहीं है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति शासक हो जाए, प्रबुद्ध होता है, मजबूत होता है, संपन्न होता है और लग्न के अधिपति का स्वग्रही होना, दशम भाव में बैठना और इससे चतुर्थस्थ राहु का बैठना और इससे चतुर्थस्थ शनि का बैठना व्यक्ति की कुंडली में आईपीएस योग घटित करते हैं। यहाँ गुरु और मंगल का संबंध व्यक्ति के जीवन में आईपीएस के बाद आईएएस, आईपीएस के और बड़े अच्छे योग बनाने वाला, साथ ही साथ व्यक्ति प्रोफेसर, लेक्चरर के योग भी शामिल करने वाला अपने जीवन में होता है। शुक्र जन्म कुंडली में अष्टम भाव में स्वग्रही, सूर्य और बुध का मित्र की राशि में बैठना, भाग्य भाव के अधिपति का छठे भाव में बैठ करके प्रतियोगिता के साथ, लेकिन जो भी मेहनत करे उसमें सफलता अर्जित कर ले। शनि राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को साहसी नेचर का बना दे और सरकार के नजदीक रहने वाला बना देता है। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अपने भाव से पंचमस्थ बैठना, ये ठीक होगा। पराक्रम भाव के अधिपति का तृतीय भाव के अधिपति होकर के जाकर के स्वग्रही हुए, इस कुंडली के लिए वो शुक्र अच्छे होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन वो शुभ ग्रह के साथ बन रहा है, शुभ ग्रह के कारण बन रहा है। तो कई बार व्यक्ति के जीवन में भौतिकीय लिप्सा, भौतिकीय संसाधन से और पत्नी के तरफ से, पत्नी के या व्यक्ति जातक के ससुराल के तरफ से कई बार विपरीत स्थितियां बनती हैं, लेकिन वो बाद में चल के ठीक हो जाती हैं। आरंभ थोड़ा कमजोर होता है। चतुर्थ भाव के अधिपति अपने भाव से छठवें बैठे हैं, लेकिन ये खराब नहीं बैठेंगे। यहाँ व्यक्ति माता और पिता का जो है वो संपूर्ण तरीके से ख्याल रखने वाला और उनके साथ, उनके नेचर के साथ अपना नेचर मिलाने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है, ज्ञान संपन्न होता है। और चूंकि भाग्य भाव को शुभकृति लगा है, पीछे गुरु, आगे स्वग्रही शुक्र, तो ये दोनों भाव मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ भाग्य भाव भी बलवान होगा, तो व्यक्ति की कुंडली में भाग्य का बल रहे, वो जिस भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करना चाहता है उसकी कुंडली उधर बढ़ जाएगी। यहाँ पे व्यक्ति की कुंडली में प्रोफेसर, लेक्चरर बनने के योग भी हैं, रिसर्चर बनने के योग भी हैं, साइंटिस्ट बनने के योग भी हैं, क्योंकि मंगल भी मित्र की राशि में, शुक्र स्वग्रही, सूर्य और बुध मित्रवत, गुरु स्वग्रही, शनि जो है वो व्यक्ति की कुंडली में समता का संबंध रखेंगे। यहाँ पे ये जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति से देखिए तात्कालिक मित्रता में जा रहे हैं। इस कारण से, और ग्रह चंद्रमा स्वग्रही, यानी कि अगर व्यक्ति के पिता ने ये पूछा है कि क्या मेरा बेटा आईएएस आईपीएस बन सकता है, तो ये बिल्कुल यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, क्योंकि राहु मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं, शुक्र स्वग्रही, सूर्य का वृश्चिक राशि में बैठना और यहाँ के अधिपति का वापस इन्हें देख लेना, तो व्यक्ति में क्रिएटिव और कई बार मल्टीपल सेक्टर से जुड़ करके काम करने वाला और बंदी आय प्राप्त करने वाला, तो सभी तो ग्रह अच्छे ही बैठे हैं। नवांश कुंडली में यहाँ का जो छठे भाव का अधिपति है वही यहाँ का लग्नेश बन रहा है और लग्न के अधिपति होकर के गुरु जैसे ग्रह के साथ, मित्र की राशि में दोनों बैठे, जहाँ के अधिपति इस भाव से पीछे जाकर के शनि उच्चाभिलाषी 6 नंबर की राशि में यहाँ पे, और यहाँ वो 12 नंबर में बैठे हैं। गौर करिएगा, यहाँ शनि मीन के और यहाँ जो है वो कन्या के बन रहे हैं। यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति जो है वो वृश्चिक में बैठे हैं, यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति वही बुध जो है वो मीन के बैठे हैं। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस वजह से दाम्पत्य ठीक रहेगा। जो यहाँ पे कड़वाहट थोड़ी सी दिख रही थी आरंभ में, वो जाकर के ठीक हो जाएगी। शनि राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति जीवन में ढाढ़स, साहस रखे और कभी उसकी कमजोरी ना देखी जाए। ये बात क्लियर है। शुक्र का स्वग्रही नहीं है पर मित्र की राशि में बैठना, और यहाँ पे जरा गौर करिएगा तो लग्न के अधिपति का दशम भाव में जाना महालक्ष्मी योग और भाग्यशाली योग भी बनेगा और व्यक्ति अपने पैरों पर जल्दी खड़ा होना चाहता है। ऊपर से ये गुरु जो हैं वो किसी भी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो कोई पाप ग्रह भी इनको प्रभावित नहीं करेगा। शनि की दृष्टि इन पे जा रही है, इस कारण से कि दशम भाव के अधिपति के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, दशम भाव के अधिपति के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ेगी या दशम भाव के अधिपति या दशम भाव पर अगर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में नौकरी अर्जित कर लेता है और किसी भी तरीके से उसको भविष्य में समाज से, लोगों से उसका स्टेटस और उसकी जो एक कार्यशैली होती है, जो कार्यक्षमता होती है, वो कभी भी अप्रभावित ही रहती है, प्रभावित नहीं होती है। समझ में आ रही होंगी चीजें, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूं। अब यहां तक की बात यहां भी समझ में आ गई होगी। दूसरे नंबर पे अगर दाम्पत्य के बारे में करें चर्चा, तो यहाँ पे राहु का बैठना
पर खराब नहीं। वहां राहु हस्त नक्षत्र के बैठे हैं जिसके अधिपति चंद्रमा स्वग्रही और चंद्रमा पुनर्वसु के जिसके अधिपति गुरु स्वग्रही। इस वजह से, और गुरु जिस नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं उसके अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र स्वग्रही। तो ये सारे ही ग्रह कहीं ना कहीं व्यक्ति को धनाढ्य वर्ग में शामिल करने वाले हैं। व्यक्ति के जीवन में धर्म है क्योंकि गुरु बढ़िया है, सूर्य अच्छे हैं। ये व्यक्ति अनुशासन रहे, अनुशासन से युक्त रहे, अनुशासन का पालन कराने वाला रहे, कानून और कानून की जानकारी रखने वाला रहे, बुद्धिमान, तार्किक, यशस्वी, ज्ञान संपन्न और अपने पूर्वजों का आदर करने वाला, पिता के साथ श्रेष्ठ संबंधों को विकसित करने वाला और पिता का संपूर्ण लाभ अर्जित करने वाला होता है। गुरु और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में बन रहा है। व्यक्ति कहीं से भी कमजोर नहीं है। भाग्य भाव को शुभ कर्तृ योग लगा है और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के पीछे मंगल के बैठ जाने से सप्तम का प्रभाव कमजोर नहीं होगा। उसके ठीक आगे शुक्र के स्वग्रही बैठ जाने से ससुराल धनाढ्य मिल जाता है, पत्नी सुंदर मिलती है और भौतिकीय सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती है। घर, भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख व्यक्ति के पास होगा क्योंकि यहाँ के अधिपति सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। तो यहाँ से भी सूत्र मैंने बताया था कि चतुर्थ स्थान के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के छठे स्थान के अधिपति यानी सूर्य के साथ अगर बन जाए तो व्यक्ति माता और पिता का आदर तो करता ही है, श्रवण कुमार की भांति उनकी आज्ञा का पालन करने वाला और नौकरी में पदस्थ अधिकारी बनने वाला भी हो जाता है। क्लियर है? दशमांश कुंडली में स्वग्रही शनि, बहुत अच्छी बात। मंगल यहाँ के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठे? पीछे। यहाँ भी मंगल पीछे, यहाँ भी मंगल पीछे और यहाँ भी मंगल जो है वो जन्म कुंडली में पीछे, पर 4 घर पीछे बैठे हैं। थोड़ी सी कमजोरी जरूर होगी। इसका मतलब है कि हमें मंगल पे बल देने की आवश्यकता होगी, बजरंग बली की उपासना करने की आवश्यकता है। ये मीन लग्न की कुंडली जहां पे आपको कर्क लग्न की स्थिति मतलब कर्क राशि आपके लिए मित्रवत साबित होगी और वृश्चिक राशि आपके लिए मित्र की भांति काम करेगी। आपकी कुंडली में उत्तर पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहे, साथ ही साथ आपके लिए धनु राशि भी अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली के लिए विवाह अगर करना होगा तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला और चंद्रमा के राशि कर्क के, अगर कोई कर्क राशि की जातक या कर्क लग्न की अगर कोई जातिका मिल जाए विवाह आराम से कर सकते हैं। और पूर्व दिशा की तरफ से अगर कोई रिश्ते आ जाएं तो मिल जाएं तो बिल्कुल विवाह किया जा सकता है। दिन आपके लिए गुरुवार और शुक्रवार, ये दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। अंक मैंने बताया 4। इसके अतिरिक्त आपको अब दशमांश कुंडली पे लेके आता हूं। दशम भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर में, यहाँ भी शुक्र 11 नंबर में, यहाँ भी शुक्र जो है वो अपनी राशि के है, यानी कि शुक्र की स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। मीन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु अच्छे होते हैं, यानी कि ये स्थिति बहुत श्रेष्ठ साबित हो रही है। ये तो बात रही, मैंने बाहर से कुंडली का मोटा मोटा नहीं, थोड़ा अंदर जाकर के अध्ययन किया। अब आपको मैं भावों से संबंध बनाता हूं। लग्न के अधिपति का दशम में जाना ये बहुत अच्छा होगा और नक्षत्र बाद में बताऊंगा। इसके बाद धन के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्थ जाना ये अच्छा रहेगा, पर ऋणी भी बना सकता है। इस वजह से ध्यान देने की बात होगी क्योंकि चंद्रमा जो है वो अकेले हैं और उन पे केतु की दृष्टि पड़ रही है। उनके ठीक आगे मंगल हैं। इस वजह से व्यक्ति के वाणी में कई बार उसका संपूर्ण लाभ वो ले लेता है। उसके वाणी का प्रभाव बहुत प्रखर होता है, बुद्धिमान होता है। कई बार पत्नी के किसी न किसी असमंजस के स्थिति के कारण वो कई बार उसकी पत्नी से उसके तालमेल बिगड़ते रहते हैं। ये बात मैं देख रहा हूं और ये बार बार ये आपको कहूंगा। वो दुखी होता है, व्यय करने में कई बार उसको मुश्किलें आती हैं क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति और व्यय भाव के अधिपति का संबंध बन रहा है। व्यय भाव के अधिपति शनि होते हैं। मीन लग्न की कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते क्योंकि वो पापी भाव के और 12वें भाव के अधिपति होते हैं, लेकिन इस कुंडली में मंगल ने उनको देखा है जो भाग्य के अधिपति है। इस कारण से कई बार व्यक्ति का जो बिस्तर वाला सुख होता है वो थोड़ा प्रभावित होता है। शुक्र भी अष्टम में बैठे हैं, व्यक्ति को गैस्ट्रिक पेशेंट बना सकते हैं और कई बार व्यक्ति के नाभि के नीचे का क्षेत्र प्रभावित होता है। इस वजह से भी ये बात बनती है। तो ये बात यहाँ की थी, लग्न की बात थी। धन भाव के बारे में मैंने चर्चा करी। संबंध ठीक है, व्यक्ति की वाणी जो है वो प्रभु प्रभावित करने वाली है और वो रौबदार होती है, शंख की ध्वनि, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो वाणी भाव और धन भाव के अधिपति पे और धन भाव पे अगर गुरु का संबंध बनेगा तो इसे अच्छा कहा जाएगा। तृतीय भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, जहां व्यक्ति को कम्युनिकेटिव और शांत विचारधारा और गूढ़ और रहस्यमय चीजों के पीछे ध्यान लगाने वाला, धन कमाने वाला और कई तरीके से जो है वो अपने समस्याओं को समझने वाला और एक ही चीज को विभिन्न एंगल से देखने की नीयत दे देते हैं।
व्यक्ति किसी भी चीज को एक तरीके से नहीं देखेगा और उसके कई एस्पेक्ट होते हैं जो वो देख लेता है। आमतौर पे उसके देखने की शक्ति सामान्यतया सामान्य लोगों से बहुत अच्छी और बृहद होती है। वो किसी भी स्किल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेता है और किसी भी नौकरी में अपनी प्रभुता स्थापित कर देता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का यहां जाना बहुत अच्छा, जो घर और परिवार के सुख और संबंधों में ठीक ठीक होता है। पर चूंकि उस भाव के अधिपति छठे भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं तो दाम्पत्य में कलह का वातावरण तैयार होगा और कई बार जातक अपने निर्णय सुना देने के बाद किसी की भी बात सुनने की स्थिति में नहीं आता है, जिस कारण से घर में कई बार माता या पिता या बेटी या बेटा या कोई भी जो रिश्तेदार हैं वो इसकी शिकायत करते रहेंगे। इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि आप सबकी सुनते हैं कि नहीं। यहाँ पे व्यक्ति को कई बार जिद्दी होते देखा जा रहा है। पंचम भाव के अधिपति का पंचम में बैठना और यहाँ पे अनुभव से युक्त व्यक्ति माता पिता भाई बहन लाभ धन यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रभाव समाज में नाम क्रिएटिविटी और साथ ही साथ वो पहचान, वो जो एक ऑरा होता है वो बड़ा अच्छा होगा। संतान का सुख, पुत्री का सुख, पुत्र का सुख, ये सब मिल जाता है, इसकी समस्या नहीं होगी। और व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे अनुभवों का संग्रह करता हो जाता है और साथ ही साथ वो कई तरीके से अपनी पहचान समाज में बहुत ही अच्छे और सफल व्यक्ति के तौर पे सिद्ध करने वाला बन जाता है। क्लियर है? छठे भाव के अधिपति सूर्य भाग्य में बैठे और परिवर्तन किए हैं। मंगल और सूर्य दो परम मित्र और दोनों का परिवर्तन। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में पैतृक संपत्ति उसकी कोई हड़प नहीं सकता, उसका धन कोई छीन नहीं सकता। गौर से समझिएगा इस बात को बहुत ही। हाँ, एक बात है, आसाम में जो है वो एक, मैं किसी की कुंडली देख रहा था, वो सीआरपीएफ में है, शायद पुलिस में है वो। मैंने उनसे पूछी बात कि कैसा चल रहा है सब कुछ वहाँ पे, अभी सब सरकार बदल रही है, कैसा है? तो बहुत अच्छा है। वो ये बोले बहुत अच्छी बात है, पहले ये चीज़ ठीक नहीं थी। और मैं एक बात खुले तौर पे कह दूं तो जहाँ जहाँ भी मैंने ये चीज़ गौर करी है, लोग जब मुझे, मैं तो हमेशा हर दिन लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ, हर दिन जो है वो चीज़ें सुनता हूँ, कई तरह के लोगों से बात होती है, हर तरीके से लोग आते हैं। पर जितनी समस्याएं जहाँ पे आ रही हैं वहाँ पे ये बात को लेकर के आ रही है कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही हम लोग लड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच की है। ये अभी मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, इस बात पे फोकस रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन ये बात है कि आपकी कुंडली में जो झगड़ा वाला भाव है, जो छठा भाव है, उसमें किसी की दाल नहीं गलेगी। आप हमेशा ही कानून और कानून के दायरे में रह के, और किसी भी तरीके से आपको कभी दुश्मनों से हारने की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि गुरु ज्ञान रूपी आपके पास आपके बड़ों का बल भी रहेगा, आपके पास आपके जो है वो जो साथी हैं उनका बल रहे। दुश्मनों से आप कभी भी हारेंगे नहीं और कोई भी पॉलिटिक्स आपके विपक्ष में नहीं जाएगी। ये आपका बल आपके पास है, मतलब कभी भी कोर्ट केस कचहरी आदि में व्यक्ति हारेगा नहीं, उसके ये पक्ष बहुत अच्छे हैं। बन सकता है ऐसे संबंधों में उसको कई बार पाले में पड़ना पड़ता है, लेकिन वो हारेगा नहीं। सप्तम भाव के अधिपति ये ठीक बैठे, ये कोई कमजोरी नहीं है। सप्तमेश यहाँ पे मारक भी होते हैं बुध, इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी आती हैं। बुध की दशा में कई बार कमजोरी आते देखी जा सकती है, इस वजह से इस पर आपको ध्यान देना होगा। बुध की दशा को शालीनता से और बहुत ही सुदृढ़ होकर के मजबूती से, उस समय बोलने में आपको थोड़ा संकोच करना चाहिए, किसी को प्रतिक्रिया देने में शांत रहना चाहिए, ये बात मैं कह देता हूँ। अष्टम भाव के अधिपति का अष्टम में बैठना, रिसर्च, खोजबीन, क्रिएटिविटी, पंचम भाव का सुख और पुत्र का सुख, दाम्पत्य का सुख, प्रेम का सुख, पिता का सुख, पिता का प्रभाव और साथ ही साथ पिता से लाभ, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिल जाती हैं। व्यक्ति बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत आसानी से गौर करने वाला, सभी बातों को बहुत ही गंभीरता से समझने वाला और बहुत ही फंसी होता है, चूजी होता है, बहुत ही आसानी से सब कुछ वो ग्रहण नहीं कर सकता, और जो जब ग्रहण कर ले तो उसके दिमाग से वो चीज़ हटती नहीं है, मिटती नहीं है। ये इतनी सी बात। अब उसके बाद आपको बताता हूँ, तो ये भाव यहाँ पे मजबूत बना। अष्टम भाव के बाद नवम भाव बहुत बेहतर बना है, इस पर आपको कभी भी गौर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आगे बढ़िए। और आपका भाग्य आपके साथ है, और मैं समझता हूँ कि आप जो हैं वो भाग्यशाली भी हैं। ईश्वर का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। और सबसे अच्छी बात, आज मेरी बात दिल्ली के एक बहुत बड़े विद्यालय के शिक्षक से हुई। वो पहले BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उसके बाद वो अभी दिल्ली में है, वहाँ पे प्रोफेसर हैं। वो अपने बेटे की कुंडली उन्होंने दिखाई,
भाई सदृश हैं मेरे, पर उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा था मुझसे कि ये बताओ कि ये मेरा बेटा जो है वो अपने बड़े बुजुर्गों से जुड़ करके रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपने माता पिता, चाचा चाची, ताया ताऊ, इन सबके साथ संबंधों को बिल्कुल ही नरिश करके, उनको बिल्कुल संबंधों को जोड़ करके रहें, क्योंकि आपको ये चीज़, जो चीज़ देती है वो बाकी के अनुभव नहीं देते। ये सबसे बड़ा अनुभव होता है और सबसे सिद्ध अनुभव होता है कि आप जो हैं वो अपने लोगों से जुड़ करके कितने हैं और उनका स्नेह आपको कितना मिल रहा है, क्योंकि उनका जो आशीर्वाद होता है, उनका जो लाड होता है, वो अलग तरीके का व्यक्ति के जीवन में एक प्रभाव पैदा करता है। तो ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। इस वजह से ये आपके ऊपर हमेशा रहेगा कि आपके जो संबंधी हैं उनके साथ, आपके जो कलीग हैं उनके साथ, आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपके संबंध हमेशा अच्छे हैं। इसको आपको नहीं बिगाड़ना है, सामने वाले बिगाड़े पर आप मत बिगाड़िएगा। नवम भाव के अधिपति के बाद दशम भाव के अधिपति स्वग्रही, और यहाँ पे गुरु अच्छे बैठे हैं, खराब नहीं है। एकादशवें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति होकर के लग्न में शनि बैठे हैं। ये आपके प्रभावों को धुंधला करेंगे, आपके प्रभावों में मिनिमाइजेशन लाने का काम करेंगे, आपके प्रभावों को कमजोर करने का प्रभाव करेंगे, काम करना चाहेंगे। शनि जो है वो वक्री हैं, इस वजह से उनका कुछ प्रभाव आपके बदन दर्द की शिकायत पैदा कर सकता है, वात जनित समस्याएं दे सकता है, और कई बार व्यक्ति जो है वो थोड़े बहुत अपने प्रभावों से वंचित भी होता है। जितना मिलना चाहिए कई बार उतना नहीं मिलता है, थोड़े कमजोर से मिलते हैं। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नौकरी देंगे, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आपको पद देंगे, मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आपकी कुंडली में आपको आलीशान और अनुभवी बनाएंगे, बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसमें आपको वो अनुभवी बनाने के साथ साथ ज्ञान संपन्न भी बनाएंगे और आपको तार्किक भी बनाएंगे। बुध के बाद अगर गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आपको स्वाभिमानी और अनुभवी बनाने के साथ साथ आपको ज्ञान संपन्न बनाएंगे और प्रगाढ़ मैत्री करने वाला बना देंगे। व्यक्ति जिसका दामन छोड़ेगा नहीं उसको पकड़ेगा नहीं, और जिसका पकड़ लेगा उसको छोड़ेगा नहीं। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में आपको थोड़े खर्चीला और आपके पीछे खर्च करने वाला, या आप स्वयं खर्चीले स्वभाव के होंगे ऐसा समझा जाता है, ऐसी चीजें देखने में आती है। शनि आपकी कुंडली में जो स्थिति बना करके बैठे हैं उसके आधार पर वो थोड़े अशुभ परिणामों को देने वाले होंगे। तो इस कुंडली में शनि अशुभ परिणाम देने वाले होंगे। बुध और सूर्य, इस कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं होते क्योंकि वो गुरु के मित्र भी नहीं होते और अष्टम भाव के और तृतीय भाव के अधिपति होते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे व्यक्ति को धर्म का लाभ देते रहेंगे, पत्नी का लाभ देते रहेंगे, पत्नी से धन प्राप्ति होती रहेगी, और व्यय को लेकर के व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहेगा। चाहे कितना भी धन कमाए उसका व्यय कभी भी कम नहीं होगा, और वो व्यय जो है वो हमेशा उसके पास बने रहेंगे। इसको ठीक करने के लिए आपको देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, साथ ही साथ शिव जी को शहद अर्पित करते रहना चाहिए, ऋण वगैरह लेने से बचना चाहिए। ये काम मैं कह रहा हूं। सरकारी नौकरी के योग प्रबल हैं, सबसे पहले व्यक्ति को सरकार से जुड़ करके काम करने का अवसर तलाशना चाहिए और उसके पीछे प्रयास करना चाहिए। ये इतनी सी बात है। कुंडली में धन योग कितने बने हैं? लग्न के अधिपति का दशम में बैठना धन योग बनेगा, धन भाव के अधिपति का ऋण में जाना निर्धन योग बनेगा, पराक्रम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना ये निर्धन योग बनेगा, चतुर्थ स्थान के अधिपति का भाग्य में जाना धन योग बनेगा, पंचम भाव के अधिपति का पंचम में बैठना धन योग बनेगा, छठे भाव के अधिपति का भाग्य में जाना निर्धन योग बनेगा, सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में भाग्य में जाना ये भाग्यवादी और भाग्यशाली योग बनेगा, अष्टम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना रहस्यमयी और गुणकारी बनाएगा और व्यक्ति को पैतृक संपत्ति और रैंडम एक्सेस करवाता है धन के मामले में। भाग्य भाव के अधिपति का चतुर्थ में या अपने भाव से चतुर्थस्थ जाकर के पापग्रह होकर के बैठे हैं, भाग्य में कमजोरी और कई बार मशक्कत दे सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति प्रतियोगिता में पर फिर भी जीत जाएगा। दशम भाव के अधिपति का दशम में बनना और बैठना लक्ष्मी संपन्न योग बनाए। एकादशवें और 12वें के अधिपति का लग्न में आना महाधनी योग बनाने के साथ साथ व्ययशाली योग भी बनेगा। दो ग्रहों के बीच का संबंध कैसा है? सूर्य और बुध बैठे हैं। सूर्य कौन है? छठे भाव के अधिपति। बुध कौन है? पंचम, चतुर्थ और सप्तम के अधिपति। ऐसी अवस्था में व्यक्ति दुश्मनों से डरता नहीं है और उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है। शनि राहु केतु का प्रभाव लग्न में, शनि और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी नहीं है पर फिर भी ठीक है। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया बहुत अच्छी है। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए नौकरी देने वाले बने ऐसा संभव है और ये होगा। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा धन के मामले में। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए कलह दे सकते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए शत्रुता करने वालों को ज्ञान दिला दे और शत्रु पैदा होंगे उसको अपने ज्ञान के बदौलत अपने पक्ष में कर दे। ये बात बनती है। अब क्या बताऊं? लग्न के अधिपति गुरु यहाँ स्वग्रही हैं
और यहाँ पे वही गुरु जो है वो जन्म कुंडली में बैठ रहे हैं, कहाँ पे जाकर के बैठे हैं, मित्र की राशि में, मित्र के साथ, इस वजह से ठीक है, दाम्पत्य खराब नहीं है। अनुभवी पत्नी, शुक्र और चंद्रमा का संबंध द्विद्वादशकार षडाष्टक का बनता है तो थोड़ा कमजोर होता है, उस पर ध्यान देना होगा। पत्नी भी नौकरी करने वाली आ सकती है। कर्म क्षेत्र ठीक बना है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। गुरु राहु के साथ है, इस वजह से कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत मशक्कत बन सकती है। मेहनत कई बार व्यक्ति नहीं करता है या उसकी मेहनत के परिणाम देर से मिलते देखे जाते हैं। क्लियर है? धन कमाने के लिए कभी भी आगे बढ़ना होगा, पूर्व दिशा बहुत अच्छा रहे। व्यवसाय करने के लिए अगर कभी भी आगे बढ़ना हो तो आपकी कुंडली के लिए उत्तर पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहे। उसके अतिरिक्त विवाह करने के लिए मैंने बताया कि अगर विवाह करना हो तो पूर्व दिशा से बहुत अच्छा रहे। ये चीजें बनती है। अब क्या बताऊं, सब तो बता दिया। अशुभ और शुभ ग्रहों के बारे में बता दूं। आपकी कुंडली के लिए सबसे पहले तो बता दूं तो लग्नेश अच्छे होते हैं, धन भाव के अधिपति होने के साथ साथ भाग्य भाव के अधिपति मंगल भी अच्छे होते हैं। शुक्र इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। बुध इस कुंडली के लिए सामान्यतया मारक भी होंगे क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति हैं। चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा अच्छे परिणाम, सूर्य भी अच्छे परिणाम, बुध कमजोर, शुक्र अच्छे नहीं, मंगल अच्छे, गुरु अच्छे, शनि अच्छे नहीं होते। मतलब शनि, शुक्र और बुध इनकी दशाओं में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पर वस्तुतः शनि जो है वो पाप ग्रहों के प्रभाव में ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से शनि की दशा व्यक्ति को परेशान कर सकती है। और इस कारण से कि आपकी कुंडली में जो अभी जो स्थिति है वो कर्क राशि की है, तो अब इस पर ढैया का प्रभाव भी रहेगा। शनि का जैसे गोचर बदल रहा है वैसे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पूजा पाठ में आपको बता दूं, रत्न वगैरह में अगर बता दूं तो आपको हमेशा ही जो रत्न सबसे ज्यादा लाभ कर सकता है उसमें चंद्रमा का मोती, चंद्रमा के रत्न मोती की को धारण करने से आपका बल बढ़ेगा। नहीं तो एक काम आप भी और भी कर सकते हैं, जो स्थिति मैं प्रत्येक चार्ट में देख रहा हूं, जैसे D1, D9, D10 आदि के वर्ग चार्ट में जो देख रहा हूं, उसके आधार पर सबसे बढ़िया चंद्रमा से भी जो बढ़िया रत्न रहेगा वो आपके लिए गुरु का रत्न पुखराज। दोनों में से कोई भी आप धारण कर सकते हैं, पर ज्यादा पुखराज भी बढ़िया रहे। अभी वर्तमान की जो दशा है उसके आधार पर बुध की दशा चल रही है, अभी बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद केतु आएंगे जो आपकी कुंडली में थोड़े कंफ्यूजन वाले स्टेट में लेके जाएंगे। उस दशा काल में आपको लाजवर्त भी धारण कर लेना चाहिए। ये बात इतनी सी कहूंगा, बाद की बातें बाद में होंगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मैं ही आदि, मध्य और अंत के रूप में किसी भी प्राणी के अंदर उपस्थित होता हूं और उसके अंतःकरण में आत्मा के रूप में विराजमान होता हूं। आत्मा और आत्म तत्व को जानना इतना सरल नहीं है। इस वजह से ही जो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते वो सीधा इस बात से इनकार कर जाते हैं कि परमात्मा और आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो सिर्फ भौतिकीय देहवादी तत्वों से प्रभावित होकर के, आप जरा सोच के देखो, आपका बेटा जब इंजीनियर बन जाता है, आपका बेटा जब डॉक्टर बन जाता है, तो सबसे पहले अगर वो कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो सबसे पहले मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, भगवान को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ये सब गरीबों की सेवा करो, ये करो, वो करो, ये सब दिखावेपन और ढोंगीपन की चीज़ों से बाहर निकलो। जबकि उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि ये सारे तत्वों का खेल होता है, क्योंकि तत्वतः तत्व के रूप में ही वो परमात्मा तत्व जो है वो हमारे अंदर पंच महाभूतों के रूप में उपस्थित होता है। हमारे शरीर में जो तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु और आकाश, इनके विभिन्न समानुपात और विभिन्न अनुपातों में उपस्थित होने के कारण ही हमारे शरीर के ये जो शरीर, हमारी जो अंतरकरण या फिर अंतर्मन की जो स्थिति होती है, हमारे अंदर से जो भाव प्रकट होते हैं, हमारे अंदर की जो चेतना विकसित होती है, वो इन्हीं तत्वों के कारण और समान अनुपात में होने के कारण ही ये चीजें फलीभूत होती हैं, अन्यथा वो नहीं होती। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।